Today we discuss the law of mass action. Law of mass action को आपको समझना है। लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या, सेमीकंडक्टर में है, एक तरीके से आप समझिए। इट इज ए फोर्थ क्लास इन बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। क्लियर है। और एक कैरियर कंसंट्रेशन। कैरियर कंसंट्रेशन जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, कैरियर कंसंट्रेशन का आगे का क्लास है ये। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड कर लिया है। कौन से कैरियर? इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्शन बैंड और ए बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, और होल बैलेंस बैंड में टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन इज गिवन बाय इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, होल का कंसंट्रेशन इक्वल टू Ni² इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है, Ni क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। NH क्या है, होल कंसंट्रेशन। Ni क्या है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है, और दिस रिलेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। इट इज वैलिड फॉर, किसके लिए है, एन टाइप, वैलिड फॉर पी टाइप, वैलिड फॉर इंट्रिंसिक। ठीक है, वैलिड फॉर एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी लगेगा, सेम टू सेम फॉलो होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सेम टू सेम फॉलो होगा। एक्सट्रिंसिक में तुम्हारा क्या आता है, अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस टू एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब सिंपल सिलिकॉन और जर्मेनियम। सभी में लॉ ऑफ मास एक्शन क्या करता है, होल्ड करता है। एक कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है, स्पेशली यूपी आर्मी में तो पूछा गया है, बाकी सब में भी पूछा गया है। अब हम लोग ये समझ रहे थे कि हमने बात किया था सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जब आप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हो तो सेमीकंडक्टर का एक टाइप होता है। क्या टाइप होता है, एक को हम लोग बोलते हैं डीजनरेट सेमीकंडक्टर। डीजनरेट आपका सेमीकंडक्टर, और जो दूसरा कैटेगरी होता है वो होता है नॉन आपका जनरेट सेमीकंडक्टर। ठीक है, दोनों में तीन टाइप आपको समझ में आता होगा। एक एन टाइप होता है दोनों के, ठीक है, दोनों में पी टाइप होता है। ठीक है, दोनों में आपका इंट्रिंसिक पोजीशन बनेगी। डीजनरेट सेमीकंडक्टर में आपका जो है, जब आप बात करते हो NeNH इक्वल टू Ni² होल्ड करता है, और Ne/NH बराबर Ni² होल्ड नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है
कि आपका एनी इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन किस में होल्ड नहीं करता है, तो आपका क्या होगा, डीजनरेट सेमीकंडक्टर में होल्ड नहीं करता है। बात क्लियर है? जो डीजनरेट सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें ये आपका क्या है, होल्ड नहीं करता है। बात क्लियर है? जितने भी डीजनरेट सेमीकंडक्टर आपके पाए जाएंगे उनमें ये होल्ड नहीं करेगा। लॉ ऑफ मास जो है वो सभी जगह होल्ड करता है। ठीक है ना? जितनी भी बुक्स आपने पढ़ी हो उन सारी बुक्स में जितना भी फार्मूला आपने पढ़ा है वो सब नॉन डीजनरेट सेमीकंडक्टर के लिए लिखा गया है। डीजनरेट सेमीकंडक्टर पे बहुत सारा डिटेल नहीं दिया गया, लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा एक कोशिश करेंगे कि आपका क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपका क्या होता है जब आप बात करते हो, किसकी बात करते हो, नॉन डीजनरेट की। जब आप बात करोगे किसकी, नॉन आपका डी जनरेट की, सेमीकंडक्टर की, और जब बात करोगे डी जनरेट सेमीकंडक्टर की, डी जनरेट आपका सेमीकंडक्टर, दो चीज़ें हो गई आपका, एक डी जनरेट सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया, नॉन डीजनरेट सेमीकंडक्टर हो गया। क्लियर है? तो नॉन डीजनरेट सेमीकंडक्टर मतलब क्या है, सिंपल भाषा में, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बजाएंगे। आपका क्या है, ये आपका जो होता है, ये आप जो देख रहे हो, दिस इज योर बैलेंस बैंड एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है, हेयर द एनर्जी, और दिस इज ए के। क्लियर है? तो जो फर्मी लेवल आपका होता है, फर्मी लेवल का मतलब जो होता है वो आपका, अगर तुम्हारा इसके बीच में इस एरिया में रहता है, इस एरिया में रहने का मतलब मान लिया हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये दिस इज योर ई एफ, ये आपका क्या होता है, ये ई बी इसी होता है, और दिस इज योर ई बी। ठीक है, अगर फर्मी लेवल इसी एरिया में रहता है, इसी टू ई बी के बीच में रहता है, या कहीं पर भी रहता है इनके बीच में, तो ये सब सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो डी जनरेट सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। और जितना भी किताब आप पढ़े हो, जितनी भी चीज़ें आप पढ़े हो, वो सभी चीज़ें आपका क्या है, आपका इसी के लिए लिखी गई हैं। ये जो आपने पढ़ा है डी जनरेट सेमी कंडक्टर, इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन आपका क्या है, काम करता है। जैसे आपने कहा एन टाइप में कैसे काम करेगा, भाई अगर एन टाइप सेमी कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मिलाने से, कोई डाउट नहीं, लेकिन एन आपका क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और जब होल के कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के बराबर ही आएगा। मतलब एन टाइप पर भी होल्ड करता है और पी टाइप पर भी होल्ड करता है, और दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा एन आई स्क्वायर के बराबर होगा, चाहे एन टाइप हो, चाहे तुम्हारा पी टाइप हो, चाहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, इन तीनों कंडीशंस में वो सेमीकंडक्टर नॉन इंजीनियर्ड होगा। उसको पता करने का तरीका क्या है, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल आपका क्या है, वो डिसाइड करता है, फर्मी लेवल की लोकेशन देखकर आप बता सकते हो कि सेमीकंडक्टर नॉन डीजेनरेट है या डीजेनरेट है। अगर आप कहते हो डीजेनरेट है, तो डीजेनरेट का केस जो होता है, जब आप कहो कि डीजेनरेट है, तो डीजेनरेट मतलब आपका सिंपल हमने बताया था, दिस इज योर बैलेंस बैंड, ठीक है, एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड सी बी। क्लियर है? ये एनर्जी के एक्सेस हमने बात कर रखे हैं आपसे, ये तुम्हारा ईसी और ये आपका क्या ईबी। ठीक है, अगर ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की कहानी तो आपको पूरा हमने समझा दिया है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप पहली बार मेरे द्वारा सुन रहे होंगे कि ये फर्मी लेवल अगर यहाँ आ जाए, मान लें कंडक्शन बैंड के यहाँ आ जाए, अंदर आ जाए, अगर ये लोकेशन ईएफ की हो जाए, मतलब या आपका फर्मी लेवल यहाँ पे आ जाए, ठीक है, मतलब बैलेंस दोनों में नहीं, मतलब दोनों जगह प्रेजेंस कभी नहीं होगी, ये गलत फहमी मत समझ लीजिएगा कि कंडक्शन बैंड में भी फर्मी लेवल पाया जाएगा, बैल नहीं, एक जगह। भाई एन टाइप अगर बात करोगे तो पहला आपका फर्मी लेवल कहाँ, कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा।
अगर पी टाइप के बारे में बात करोगे तो फर्मी लेवल कहाँ होगा, बैलेंस बैंड के अंदर चला जाएगा। चाहे तो आप साइड में लिख लीजिए कि दिस इज केस ऑफ एन टाइप, ठीक है, और यहाँ पे केस लिख लीजिए दिस इज पी टाइप। अगर अगर डीजनरेट सेमी कंडक्टर होगा एन टाइप का तो उसमें उसका देखने का तरीका क्या होगा, हमारा फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के अंदर पाया जाएगा। क्लियर है। और अगर आप एन टाइप का सेमी कंडक्टर होगा तो फर्मी लेवल तुम्हारा बैलेंस बैंड के अंदर पाया जाएगा। और ऐसा ऐसा अगर होता है तो इस टाइप के सेमी कंडक्टर आपके क्या कहलाएंगे, डीजनरेट सेमी कंडक्टर कहलाएंगे। ओके माय डियर, सभी को क्लियर होना चाहिए कि इस टाइप के जितने भी सेमी कंडक्टर होंगे उन सभी सेमी कंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, उन सभी सेमी कंडक्टर को क्या बोलेंगे, डीजनरेट सेमी कंडक्टर बोलेंगे। समझ गए सभी लोग, आई थिंक सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है। कहीं किसी के मन में कोई डाउट हो तो बोल सकता है। बाय यूजिंग ईमेल, वीडियो, ऑडियो, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जितनी भी चीज़ें हैं इन ऑल मीडिया। क्लियर, क्लियर है। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए व्हाट इज डीजनरेट सेमी कंडक्टर एंड नॉट डीजनरेट सेमी। डीजनरेट सेमी कंडक्टर का एज एग्जाम्पल लेंगे तो आपका टनल डायोड होगा। क्या होगा, टनल डायोड में जो आपका पी टाइप और एन टाइप यूज़ करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डीजनरेट सेमी कंडक्टर होते हैं। ठीक है। बाकी सिंपल क्या है, आपका पी एन जंक्शन डायोड हो जाएगा, पी एन जंक्शन हो जाएगा, पी टाइप हो जाएगा, एन टाइप हो जाएगा, जेनर हो जाएगा। इनमें सब में जो मटेरियल हैं आपके, वो मटेरियल जो यूज किए जा रहे हैं वो नॉन डीजनरेट सेमी कंडक्टर है। क्लियर है। इनमें होता क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब एबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर हो जाता है। तो टनल डायोड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुरुआत में जो स्टार्टिंग होती है टनल डायोड की, उसमें आपका क्या होता है, टनल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, तो टनल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर उस पर डिस्कशन किया जाए तो आगे डिस्कस करेंगे। शुरुआत में मतलब दोनों तरीके के कोफिशिएंट उसके अंदर होते हैं, पॉजिटिव और आपका नेगेटिव। शुरुआत में जब ग्राफ बढ़ता है, चाहो तो मैं थोड़ा सा ग्राफ ज़्यादा नहीं जानना चाहता लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, मज़ा आ जाए आपको। ये इस तरीके से ग्राफ होता है, फिर इस तरीके से ग्राफ टर्न डायोड का आता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको देख रहे हो, ये वाला पोर्शन जो है मतलब ए टू बी जो दिख रहा है वो सेमी कंडक्टर का डीजनरेट सेमी कंडक्टर का एक्शन है। क्यों इतना आपने मिला दिया उसके अंदर इम्प्योरिटी, उसका करेक्टर ही चेंज हो गया। करेक्टर मतलब चेंज हो गया, जैसे मान लेते हैं आप क्या करिए, आप से सिंपल क्वेश्चन है कि मले आपने कोई दाल है आपकी, मले सिंपल सा अरहर की दाल है, उसमें आप 10 ग्राम नमक मिला दीजिए। आपका 100 ग्राम नमक में 100 ग्राम दाल में 10 ग्राम नमक मिला दिए तो किसका टेस्ट आएगा, उस समय आपका दाल का टेस्ट आएगा। क्लियर है। और अगर आप क्या करिए 100 ग्राम, आपका 100 ग्राम नमक में 10 ग्राम दाल मिला दिए तो किसका टेस्ट आएगा, नमक का आएगा। क्लियर है, मतलब साल्ट का आएगा। तो मतलब करेक्टर चेंज हो रहा है। अगर आपने इतना ज़्यादा इम्प्यूरिटी मिला दिया है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तैयार हो गया तो उसका करेक्टर मेटल का हो गया। ये जो करेक्टर आपका दिख रहा है, ये जो करेक्टर यहाँ पे दिख रहा है, ये किसका करेक्टर है, ये मेटल का करेक्टर है। क्योंकि जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये वोल्टेज बढ़ेगा इस एक्सेस पे और ये आपकी करंट मिलेगी। ये मेटल का करेक्टर है। और यहाँ से ये जो दिख रहा है ये आपका किसका है, ये सेमी कंडक्टर का करेक्टर है। ये अचानक रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टेंस अगर कम होता है तो करंट बढ़ती, मतलब ये जैसे सेमी कंडक्टर का करेक्टर है और शुरुआत के दौर में मेटल का करेक्टर है। समझ रहे हैं ना बात को। अगर फर्मी लेवल तुम्हारा कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया तो ये करेक्टर मिलेगा हमेशा। पहले शुरुआत में मेटल का होगा, उसके बाद सेमी कंडक्टर का एक्शन आया। तो इसलिए दोनों तरीके के टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं किसके अंदर, टर्न डायोड के अंदर। पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव होता है। थोड़ा सा आइडिया दे दिया हमने कि आने वाले समय में इसको बहुत अच्छे से समझना है। और नेशनल लेवल पे बड़े बड़े कंपटीशन में इनके क्वेश्चंस को देख रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस आने वाले फ्यूचर में जेई में आएंगे आपके। बात क्लियर है। तैयारी मतलब वो नहीं होती है जो बाद में आपको करना पड़े, तैयारी वो होती है जिसको आप पहले से तैयारी रखिए। जैसे आपका बहुत सारे केसेस हैं जिनमें तैयारी पहले होती है, बाद में नहीं। क्लियर है। अब ये इतना बात बताने का सिर्फ पर्पस था, फेलियर ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन हमने बताया।
क्या बताया, फेलियर हमने बताया, लॉ ऑफ मास एक्शन का फेलियर हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे, कहाँ नहीं अप्लाई होता है, नॉन डिजनरेट सेमीकंडक्टर। बात क्लियर है। तो इसी बहाने हमने डीजनरेट और नॉन डीजनरेट सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बता दिया। ठीक, आगे बात करते हैं। क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बोल दीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग आई थिंक एब्सेंट है। क्लियर, ठीक। अब आगे बात करते हैं हम लोग, क्या है लॉ ऑफ मास जी। सेमीकंडक्टर में सर रेजिस्टेंस घट रहा है, करंट कहाँ बढ़ रही है? क्या चीज, क्या रेजिस्टेंस घटता है सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, कंडक्टिविटी अगर बढ़ती है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस घटता है। इधर देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है, ये वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, और करंट ये क्या है, ये पहले तो करंट वोल्टेज के साथ बढ़ती रही, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करती रही। ठीक है, और यहाँ से इसने क्या किया है, ये जो ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से ये जो ग्राफ चल रहा है, इस ग्राफ में वोल्टेज तो बढ़ रहा है, लेकिन करंट आपकी क्या होगी, घटनी स्टार्ट हो गई। तो जब वोल्टेज बढ़ता है, करंट घटती है, तो मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। बात क्लियर है, समझिए ना, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट घट रही है। क्लियर है, और जब वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ती है, तो वो पॉजिटिव रेजिस्टेंस हो रहा है, वो एरिया आपका ये है, आपका ये जो एरिया आपको दिखाया जा रहा है, ये वाला पॉजिटिव रेजिस्टेंस का। यहाँ पे आपका कभी भी ये भी ध्यान रखिएगा, कभी रेजिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, वो आगे हम सब जो टनल डायग्राम में बात करेंगे, तो बहुत विस्तृत रूप से उस पर बात करेंगे, बहुत एक्सटेंसिव टॉकिंग होगी वहाँ पे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या होता है, देखिए, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन आप लोग पढ़ चुके हो, क्या है, 2 × 2 पाई MESTRK T पाई 2 पाई हो गया, h² की पावर आपका 3/2 ई पावर, कंडक्शन बैंड के लिए लिख रहे हैं तो पहले EF आएगा, माइनस ई क्या आएगा, अपान क्या आएगा, KT आएगा। क्लियर, दूसरा होल का कंसंट्रेशन 2 × 2 पाई MESTRK T अपान h² की पावर 28/2 ई पावर, पहले क्या है, EV आएगा, जो एनर्जी पहले आती है उसको पहले, ये दोनों मिल गए हैं। तो हमारा Ni² बराबर क्या है, दोनों को हम प्रोडक्ट के रूप में लिख दें, तो आपने पढ़ा था Ne इंटू क्या कर दें, NH कर दीजिए, दोनों को किया, तो ये आपका क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है, 2 पाई MESTRK T अपान h² की पावर 3/2, ठीक है, इंटू ई पावर EF माइनस CC अपान KT। अब दूसरे पार्ट का नंबर है 2 × 2 पाई M अपान h² की पावर 3/2 ई पावर आपका क्या है, EV माइनस CF अपान KT। ठीक है, ये हमने लिख दिया आपका। ठीक, इसको समराइज करते हैं, Ni² बराबर ये 4 हुआ। देखिए, इसमें क्या है, कुछ चीज़ें जो है कॉमन है, कॉमन में क्या है, 2 पाई है, ठीक है, K है, ठीक है, h² है, ठीक है, तो इनका पावर कितना है, 3/2 है। कितना पावर है, 3/2 है, तो 3/2 उधर से भी मिलेगा, तो ये क्या होगा, 3/2 की जगह 3 मिलाएंगे। क्लियर है, अब क्या होगा, हमने क्या किया, ये 2 पाई M के ले लिया, अब यहाँ MES है और ये MH है, दोनों पावर हमने 3/2, क्योंकि दोनों 3/2 है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, T की पावर हमने इसके साथ नहीं लिखा, लेकिन हम लिख लेते हैं, T की पावर कितना हुआ, 3/ आपका क्या हुआ, 2 हुआ। क्लियर है, क्लियर है, 3/2 सॉरी 3/2 प्लस 3/2 हो जाए तो कितना हो जाएगा भाई, T इधर भी है, ठीक है, T तुम्हारा क्या है, इधर भी है, और T तुम्हारा इधर भी है, तो इसका मतलब इसका जो T की वैल्यू हो जाएगी
वो आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे ई की पावर में क्या पोजीशन है, प्रोडक्ट हो जाएगा ई एफ माइनस ई सी प्लस ई बी माइनस ई एफ अपान क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। इसका मतलब ये इसमें ई एफ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात क्लियर है। अपान के टी हो गया। तो आपके सामने जो एन आई स्क्वायर का जो फार्मूला आ गया वो 4 आ गया और 2 पाई के अपान एच स्क्वायर की पावर 3 हुआ और ये एम ई एस्ट्रिक एम एच एस्ट्रिक की पावर 3/2 टी की पावर 3 और ये आपका ई की पावर माइनस क्या आया, ई सी माइनस ई वी अपान क्या आया, के टी। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखिए क्या कौन कहता है उसके हिसाब से आंसर दिया जाता है। एक और यहाँ पे बात क्लियर कर दें, एन आई स्क्वायर इक्वल टू 4 क्या हुआ, 2 पाई के अपान एच स्क्वायर की पावर 3 एम ई एस्ट्रिक एम एच एस्ट्रिक की पावर 3/2 टी की पावर 3 और ई की पावर माइनस ई जी अपान के टी। क्लियर है। लेकिन ये ध्यान रहे यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका क्या है, स्क्वायर हमने यूज किया। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन को और थोड़ा प्रेडिक्शन में लेते हैं। क्या है, एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है 2 पाई 2 पाई के हमारे पास है 2 पाई के 2 पाई 2 पाई के लिया हमने अपान एच स्क्वायर की पावर कितना आया, 3 आया। एम ई एस टी एम एच एस टी की पावर 3/2 है, टी की पावर 3 है, दोनों में कॉमन था। आगे हमारे पास ई की पावर ई जी अपान के टी है। दोनों फार्मूले पता चल गए। अब आप देखिए कोई अब एन आई के फॉर्मेट में लिख लीजिए इसको। एन आई जब लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए सभी लोग, जब इसको देखेंगे तो 2 हो जाएगा। ये 2 पाई के अपान एच स्क्वायर की पावर अब 3 नहीं रहेगा, 3/2 हो जाएगा। क्लियर है। एम ई एस्टिक और एम एच एस्टिक की पावर आपका कितना हो जाएगा, आपका 23/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। टी की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और ई की पावर क्या होगा, माइनस में ई जी अपान 2 के टी हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल रिलेशनशिप, दिस इज योर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। क्या है ये, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है, बहुत पूछा जाता है इंट्रिंसिक आपका कंसंट्रेशन है। ठीक है, क्लियर है। अब अच्छे से बात कर सकते हो। आगे जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप पी टाइप क्या होता है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अब आप देखिए क्या क्या बात कर सकते हो। बहुत सारी बात करने लायक है यहाँ पर। पहली चीज, पहला नोट के रूप में आप हर चीज लिखा करिए। ये इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। देखिए सब चीजें कांस्टेंट है, गौर देखिए। 2 कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट होता है, के कांस्टेंट होता है, एच कांस्टेंट होता है, एम ई एक पर्टिकुलर कंडीशन लिए कांस्टेंट होता है, एम एच पर्टिकुलर कंडीशन लिए कांस्टेंट होता है, टी वेरी करता है, ई जी कांस्टेंट होता है, किसी मटेरियल का बैंड गैप कांस्टेंट होता है। अगर आप ये मान लें कि टेम्परेचर के साथ में वेरी करता है तो मतलब ओनली टेम्परेचर वेरिएंट एन आई
इज आपका डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन या सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन जो है आपका क्या होता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, केवल टेम्परेचर पर निर्भर करता है। लेकिन उसके लिए क्या है, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, कब निर्भर करेगा, जब इफेक्टिव मास और इफेक्टिव मास ऑफ होल और इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहे, वो कांस्टेंट माना जाए तब। ऐसा नहीं कि आपने बोला Ni आपका क्या है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस का थोड़ा सिस्टम समझिए। ये आपका डीएमआरसी में, एनएमआरसी में बड़ा फेमस क्वेश्चन है। वो Ni पूछते हैं किस पर निर्भर करता है, तो एक ऑप्शन देते हैं टी पावर 3/2 और एक ऑप्शन देते हैं आपका देते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, ठीक है, या और अपने आप बना लीजिए, हमें उससे नहीं मतलब। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, विच वन इज राइट। चलो यहीं से बातचीत शुरू करते हैं, थोड़ा डायलॉग बाजी होती है। ठीक, कौन सा ऑप्शन आपका इसका सही रहेगा, विच ऑप्शन इज राइट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका क्या अच्छा है, ठीक है, आप लोग बताएं। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। हाँ, एक्सपोनेंशियल इज राइट ऑप्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा और आगे हम बता देंगे आपको एक्सपोनेंशियल राइट क्यों है। क्योंकि जब आगे कंडक्टिविटी की बात करते हैं, कंडक्टिविटी टी टू पावर -2 से वेरी करती है और उसमें कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। तो टीक पावर -2 और वो टीक पावर -2 क्या हो है, दोनों जब प्रोडक्ट में आते हैं तो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए ये वाला टी इफेक्ट नहीं करता है। कौन वाला टी, ये वाला टी, ये वाला जो टी है आपका कंसंट्रेशन जो है, स्पेशली यू आर डिपेंडेंट ऑन द आपका स्पेशली ऑन दिस टी। ये वाला टी है जो टेम्परेचर के कारण डिपेंडेंट होता है, ये वाला टी आपका नहीं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दोनों ऑप्शन आएंगे साथ साथ में, कंफ्यूज करेगा। तो योर एक्सपोनेंशियल चेंज ड्यू टू द टेम्परेचर, कैरियर कंसंट्रेशन जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है, EHP electron hole pair is dependent on only on temperature in especially in intrinsic semiconductor। ठीक है, बात क्लियर है। तो मतलब लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है, इफ द इफेक्टिव मास ऑफ होल एंड इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास कांस्टेंट है और होल का इफेक्टिव मास कांस्टेंट है, तभी इस बात को कह सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज एक ऑप्शन ये भी बन सकता है कि, एक ऑप्शन आपका क्या है, ये भी बन सकता है कि Ni इज आपका डिपेंडेंट ऑन आपका इफेक्टिव मास, इफेक्टिव आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन और होल के मास पर भी डिपेंड कर सकता है, एक्सपोनेंशियली आपका चेंज होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियली आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। बात क्लियर है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट होगा। समझ गए ना बात को, क्लियर है, समझ गए बात को, बताएं आपको। तो कंसंट्रेशन जो है स्पेशली क्या है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। बात क्लियर है। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम ले निकालोगे, ठीक है, तो अलग अलग आएगा, सिलिकॉन का केस अलग होगा और जर्मेनियम का केस आपका क्या होगा, अलग होगा। क्लियर है भाई, जब आप सिलिकॉन में बात करते हो तो इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन का, इफेक्टिव मास होल का चेंज होता है। जब आप जर्मेनियम की बात करोगे तो इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन और होल का चेंज होगा। सिलिकॉन की बात करोगे तो सिलिकॉन के आएंगे। ठीक है, इफेक्टिव मासेस जो हैं वो रेगुलरली आपका क्या हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। बात के लिए मटेरियल टू मटेरियल, ऐसा नहीं कह सकते कि सभी के लिए इफेक्टिव मास आपका सेम होगा, एक्चुअल मास से क्या होगा, कम होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा भी नहीं हो सकता
कि आप कहो कि इफेक्टिव मास इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेवर पॉसिबल। ठीक है, जैसे कहा कि 0.9 Me तो मतलब 90% होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इफेक्टिव मास नेवर ग्रेटर देन द मास ऑफ एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्चुअल मास ऑफ होल। क्लियर है। बट इफेक्टिव मास इज वेरी ऑन द वेव नंबर एंड द एनर्जी। इफेक्टिव मास जो है वेव नंबर पे डिपेंड करता है और एनर्जी पे डिपेंड करता है। आगे के क्लासेस में इफेक्टिव मास के बारे में हम विशेष तरीके से बात करेंगे। ठीक है, जब भी मूड होगा हमारा तब हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, विद फार्मूला, विद कैलकुलेशन, विद समथिंग। क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर ये ऑप्शन दोनों आ जाते हैं, इफेक्टिव मास भी लिखा होता है, टेम्परेचर भी, दोनों सही होंगे। मोर गुड कौन होगा? टेम्परेचर इज मोर गुड देन द इफेक्टिव मास। क्लियर है। तो इसीलिए मटेरियल टू मटेरियल इफेक्टिव मास चेंज होते रहते हैं। एक ही मटेरियल में एक ही जैसा रहेगा बिहेवियर। ठीक है, सिलिकॉन में बात करोगे तो एक ही जैसा बिहेवियर होगा, जर्मेनियम बात करोगे तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए वो बात को। तो ये आपका क्या Ni निकल के आता है। ध्यान रखना है Eg/kT जो होता है स्क्वायर वाले फार्मूले में होता है। ये देखिए यहाँ पे क्या kT है और यहाँ पे 2kT है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, कहीं कंफ्यूजन में कोई चीज़ ना आ जाए कि वहाँ एक होता है, जब Ni की बात करते हैं तो आधा हो जाता है। देखिए, तो ये जो पूरी कहानी है इसको सिंपली कभी 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 लोग किताबों में लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं? ये लिखते हैं आपका नोट, अगला ऐसे नोट करके बना लिया करिए। ठीक है, तो आप इसको सिंपली किताबों में Ni बराबर लिख देते हैं N0 e⁻eg/2kT, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते, लिख देने चाहिए, सही है, सही बोल सकते हैं इसको। क्लियर है। N0 मतलब वो जो पूरा पार्ट है, अगर इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कांस्टेंट मान लें तो फिर पूरा पार्ट जो है आपका, जो पिछला फार्मूला है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दैट पार्ट इज योर कांस्टेंट। क्लियर है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका क्या है? ये क्या है? ये आपका कांस्टेंट है पूरा, दैट इज ए टेकिंग एट N0। क्लियर है, बात समझे ना? क्लियर है। नॉर्मल कंडीशन में या कहें कि सिंपली जो भी बात है, तो ये एज एज कब कांस्टेंट होगा? जब इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल को क्या मान लें? कांस्टेंट मान लें। ठीक है, अगर इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इफेक्टिव मास ऑफ होल आर द इफेक्टिव मास and the effective mass of hole and effective mass of electron is constant, then this आपका inside area is your constant। ठीक है, मतलब लिखने वालों को थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए, लिखना चाहिए। ठीक है, ये कब सही है? कब सही है? इफ इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इज कांस्टेंट, ये तब सही होगा। मतलब ऐसा नहीं आपने कुछ भी बोल दिया एकदम सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इफेक्टिव मास जो है इलेक्ट्रॉन का और होल का, दोनों का अगर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका जो हो जाएगा वो ये फार्मूला वैलिड हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। तो हमें इसकी वैलिडिटी पे शक है, इसलिए मैंने आपको बताया। इसलिए जो लोग लिखें कृपया करके वो इस बात को जरूर नोट कर लें कि शैलेंद्र सर ने क्या कहा था। ठीक है, आई हैव प्रूफ एवरीवेयर। क्लियर है। तो ये बात हो गई। अगली एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसको आपको समझना है, क्योंकि छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी छूट गया तो इसका मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं निकला। अब हम लोग आते हैं दो चीज़ों पे। एक इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन का फार्मूला लिखते हैं 2 × 2 पाई ME/kT/h² की पावर 3/2 e⁻ EF-EC/kT। और दूसरा फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं NH का, वो 2 होगा, 2 पाई होगा MH*KT/h² होगा, की पावर 3/2 होगा E⁻EF-EC/ क्या होगा? EF
ई एफ माइनस ई सी, ये होगा ई वी, सॉरी स्पेस थोड़ा सा लेस है तो हमने थोड़ा सा जल्दी कर दिया, लिख देते हैं दोबारा, ठीक है। तो क्या होगा माय डियर, जरा देखिए इसको यहाँ पे, ये होगा ई बी माइनस ई एफ अपान के टी, ठीक है। तो अब हम आते हैं मुद्दे पे, यहाँ पे एन ई लिखा जाता है और यहाँ पे एन सी लिखा जाता है, और ई की पावर क्या लिखा जाता है, ई एफ माइनस ई सी अपान के टी लिखा जाता है। एन आपका जो है यहाँ पे एन एच जो लिखा जाता है, ठीक है। इफेक्टिव मास ऑफ होल क्या लिखा जाता है, इफेक्टिव मास ऑफ होल, ठीक है। ये लिखा जाता है एन एच इक्वल टू लिखा जाता है एन वी, और ई पावर क्या लिखा जाता है, ई वी माइनस ई एफ अपान के टी, क्लियर है। तो एनसी एनसी जो पार्ट है, वो जो एनसी आप देख रहे हो माय डियर, जो एनसी देख रहे हो, वो जो ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, दिस पार्ट इज योर एनसी, क्लियर है। इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ कंडक्शन बैंड, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है आपका इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ बैलेंस बैंड, ठीक है। इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ कंडक्शन बैंड एंड इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ बैलेंस बैंड, दोनों क्वेश्चन पूछे गए कंपटीशन में। क्या होता है फार्मूला, तो लोगों को पता ही नहीं होता वो फार्मूला क्या बताएंगे, क्लियर है। तो ध्यान रखिए, ये इफेक्टिव डेंसिटी है आपका पूरा पार्ट जो है। अब क्या करना है हमको, अब हमें थोड़ा सा काम और रियलाइज करना है। क्या रियलाइज करना है, देख लो भाई, क्या रियलाइज करना है हमको, हमको ये करना है, ये यहाँ तक रखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक। अब जब एन आई स्क्वायर हम लोग अप्लाई करेंगे, तो एन ई इंटू क्या है, एन एच, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसमें जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन सी लिखेंगे, ई पावर क्या लिखेंगे, ई एफ लिखेंगे, बाई ई सी लिखेंगे, बाई के टी करेंगे, इनटू क्या करेंगे, एन बी करेंगे, ई पावर क्या लिखेंगे, ई एफ लिखेंगे, माइनस आपका ई, बार बार इसको गलत लिख जाता है, ये आपका ई वी लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे, ई एफ लिखेंगे, ठीक है। ओके, बाई आपका क्या के टी करते हैं, ठीक। तो एन आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, एन सी इंटू एन वी इंटू ई पावर में क्या, ई एफ माइनस ई सी प्लस ई आपका वी माइनस ई एफ अपान आपका क्या होगा, के टी, क्लियर है। ई एफ कट जाएगा दोनों का, ई एफ को क्या कर दें हम, चलो क्या कर दें, कट कर दें, ये वाला पार्ट कट कर जाएगा, ये वाला इससे कट कर जाएगा, ठीक है। तो एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन सी एन वी, ई की पावर क्या होगा, माइनस ई सी माइनस ई वी अपान के टी, ये फार्मूला आ जाएगा, ओके। तो नाउ एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका एन सी एन वी ई पावर माइनस ई जी अपान के टी, ये फार्मूला आ गया, क्लियर है। तो एन आई जो तुम्हारा हुआ, रूट आ जाएगा, रूट में एन सी इंटू क्या हो, एन बी, और ई पावर ई जी अपान क्या हो जाएगा, 2 के टी, ओके माय डियर, you are well understand this formula is also, this is also the intrinsic concentration, also the intrinsic concentration, ठीक है, क्लियर है। इसको भी एज डेरिवेशन के तौर पे हमें याद रखना है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं और ये बहुत सारी चीज़ें कंपटीशन में आती रहती हैं। कंपटीशन मतलब सब कुछ, सब कुछ जितना होता है वो सब कुछ पता होना चाहिए, तब आप कंपटीशन में उतरिए, तब आपको नॉलेज होगा। अदरवाइज आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, ढंग से पढ़ते नहीं, दुनिया भर का इधर उधर एंड पढ़ते रहते हैं इधर उधर से,
ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, 2-3 साल इसी में टाइम बर्बाद कर देते हैं, फिर बेकार हो जाते हैं आप। ठीक है, इसलिए आपको बहुत सारी ज़रूरत है कि एक अच्छे टीचर और अच्छी जगह की। हो सकता है मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, लेकिन उम्मीद कम करता हूँ। क्लियर है? तो आप इसको पूरा समझ लिए होंगे। कहीं पे किसी को कोई डाउट लग रहा है तो बोलिए। ठीक है, किसी के मन में कोई शंका हो तो थोड़ा सा बोल सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो समझ लीजिए, एक बार शुरू से लेके लास्ट तक का डेरिवेशन देख लीजिए। कहीं कोई समस्या हो तो बताएं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अंकित यादव लिखते हैं क्लियर है। और सभी लोगों को क्लियर नहीं है क्या? कहीं कोई दिक्कत हो बोल दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस सर क्लियर है। ठीक है, और किसी को कोई समस्या हो तो बोलें एक बार। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, मान लेते समझ में आ गया आपको। और कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं। क्लियर है सर, ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा। इस सभी वीडियो यूट्यूब पे आ रहे हैं आपका। आपने एडमिशन ले रखा है तो आपके उस पे तो है, लेकिन ये सब प्राइवेटली हैं। आपके पास आ तो रहे हैं सारे वीडियो। आपका मेल डाल रखा है आपके ऊपर सारे वीडियो। ये हवा में अवेलेबल नहीं होंगे कि आपका कहो कि ऐसे अवेलेबल नहीं। जो लोग प्राइवेटली जुड़े हुए हैं या जिन लोगों ने कोचिंग में एडमिशन ले रखा है या जिनको मैंने परमिशन दे रखा है, उन्हीं के पास वीडियो जाते हैं। और जितने अभी तक क्लास हो चुके हैं सभी के वीडियो जा चुके हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो उसमें हमने बार बार मैसेज से दे रहे हैं। नहीं, जो भी क्लास आपने लिए या नहीं लिए वो सब पड़े हुए हैं यहाँ पे। इससे कोई मैटर नहीं करता हमने लिया है कि नहीं लिया है। ठीक है, वो सारे क्लासेस बाई प्लेलिस्ट के थ्रू आपको सब मिल जाएंगे। सभी की प्रॉपर प्लेलिस्ट बन जाएगी एक आध दिन में, और प्रॉपर क्लास आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शर्त यह है एक आध दिन में आप एडमिशन ले लीजिए। 20 तारीख तक सबको हमने टाइम दे रखा है। 20 तारीख तक ऑल ऑफ पर्सनस आर टेकिंग द आपका एडमिशन। आफ्टर दैट मतलब एक दो लोग शायद हैं आपका। ठीक है, वो सब आप अपनी तरफ से काम करिए, मेरी तरफ से सारा काम होता जाएगा। ठीक है, नथिंग प्रॉब्लम माई साइड। क्लियर है? और जिसके मेल पे नहीं जा रहा है वो ग्रुप में मेंशन करे, मेल करे मुझे कौन कौन से क्लास नहीं जा रहे हैं। वो अवेलेबल होंगे आपको, लेकिन अवेलेबल प्राइवेटली होंगे। एक आध क्लास जो है, मैंने हमने सेमी कंडक्टर में 100 क्लास लिए तो उसमें से 10 क्लास जो है ऑनलाइन फ्री अवेलेबल होंगे। और वो केवल ऐड के पर्पज से हैं और कोई पर्पज नहीं। उससे पढ़ के कोई विद्वान बन जाएगा नहीं। पढ़ने के लिए आपको हम ही से पूरा पढ़ना पड़ेगा कायदे से, तब आप समझ पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर वो दिखाने के लिए पर्याप्त होंगे कि जो गार्ड टाइप की फैकल्टी कैसे लड़कों को बेवकूफ़ बनाती है। इलाहाबाद जैसी जगहों पे उनको ABCD टीचर को भी नहीं आती, न लड़कों को आती। सिलेक्शन के लिए 5-5 10-10 साल लड़के बेचारे परेशान रहते हैं। ठीक है, उनके पास एक बार भेज के उनको एक बार मार्गदर्शन दे सकते हैं आप सब लोग कि देखो आपके साथ क्या होता है। मैं इस घिनौने कृत्य में शामिल नहीं हो पाया, इसलिए मैंने सब वहाँ छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग एक काम करते रहिए। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अब मैं कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ। ये अब क्या है कि ये लॉ ऑफ मास सेक्शन है। हमने 3-4 तरीके से आपको समझा दिया पूरा। ठीक है, तो अब आपका देखिए, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अगर हम बात करें तो उसका ईजी कांस्टेंट होता है।
लेकिन अलग अलग मटेरियल में Eg थोड़ी कांस्टेंट होता है भाई। हमने यहाँ आपको दिखा दिया कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर ये है। ठीक है, बात क्लियर है, समझ गए ना बात को। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग आपके लिए बना देते हैं इसको। आपने क्या लिखा, एन आई बराबर क्या लिखा, एन सी और एन वी, क्लियर है, ई पावर माइनस ई जी अपान 2 kT लिखा, क्लियर है। और आपका क्या, इसमें दो वेरिएबल आपको नजर आना चाहिए। अब पर्टिकुलर अगर मटेरियल है, देखिए अब चीज़ों को समझिए, अगर एक ही मटेरियल है तो उसका बैंड गैप भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, और ये टेम्परेचर पे वेरिएशन केवल सफिशिएंट है, तो हम मान लेंगे इसको, ठीक है। लेकिन अगर मटेरियल बदल गया, मान लेते हैं हमने सिलिकॉन लिया, तो सिलिकॉन का ईजी तो अलग होता है। मतलब अगर सिलिकॉन का ईजी मान लेते हैं, आप रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हो, तो रूम पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपने मान लें जर्मेनियम का ग्राफ लिया है, तो ईजी आपका क्या होगा, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर। मान लें गैलियम आर्सेनाइड लिया है, तो ईजी इज 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 45, जो भी, ये सब क्या है, एट ए रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको यहाँ पे कि मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के लिए, अगर आपने बोला सिलिकॉन जर्मेनियम बैंड गैप, ये बैंड गैप अगर चेंज हो तब भी तो कंसंट्रेशन चेंज होगा उसका, ठीक है, बात समझे ना। तो अगर अलग अलग टेम्परेचर लिया तो इसका मतलब जो बैंड गैप है, अगर वो कहता है एक ही मटेरियल में, ओनली सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल में आपका क्या है, किस पे डिपेंड करता है, तो आंसर आपका टी सही है, टेम्परेचर है। लेकिन अगर कहता है अलग अलग मटेरियल है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम और जो सभी के बैंड गैप, तो उसका कंसंट्रेशन बैंड गैप और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करेगा माय डियर। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते वक्त बहुत ध्यान दीजिएगा, जैसे जितने ध्यान से यहाँ से मन से पढ़ते हो, आई थिंक सभी लोग बड़े मन से पढ़ते हैं। हमें नहीं लग रहा कि मेरे क्लास में कोई लोग उधर खाना बना रहा होगा, इधर क्लास पढ़ रहा होगा, ऐसा नहीं होगा आई थिंक। अगर इसी मन से वहाँ पर भी पेपर में देखोगे, तो छोटी छोटी, आज के समय में क्या है, पेपर देने का मतलब पेपर देना नहीं, पेपर को ध्यान से देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। वो कहते हैं सिली मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक मतलब पेपर देते हुए ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा और क्वेश्चन गलत हो गया, या ओवर कॉन्फिडेंस में। फिर सैलेन सर ने बताया था, अरे सैलेन सर ने बताया था, पूरी बात सैलेन सर की सुनी थी आपने, बात क्लियर है कि आपका क्या उन्होंने बोला था। तो ध्यान दे के देने वाली बात होती है। अगर एक ही मटेरियल की बात कर रहे हैं, बोले सिलिकॉन के अंदर, तो बात खत्म हो गई, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर बोले सिलिकॉन और जर्मेनियम में, अब देखो बातें अलग अलग होने लगी, तो उनके बैंड गैप भी तो चेंज होंगे, ठीक है। तो माय डियर, बड़ा दिल करता है एक क्वेश्चन डिस्कस करने का, ठीक है, ठीक है। तो हम सब लोग बात करते हैं थोड़ा सा, ये एक न्यूक्लियस होता है, याद है आपको? प्लीज माइक अपना बंद रखिए, पूछने के लिए हम मौका देंगे हर समय आपको। और उसके बाद क्या होता है, ये सेल होता है, पहला सेल, दूसरा सेल होता है, याद है, याद है सबका, और ये आपका तीसरा सेल होता है, ठीक। और ये इसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर और बना देते हैं, ये न्यूक्लियस है आपका, क्लियर है। ये एक सेल है, ये इसका दूसरा सेल है, ये इसके बाद इसका तीसरा सेल है, और ये इसके बाद इसका क्या है, चौथा सेल, ठीक। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है, ठीक है। तो इसके इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन वाली कहानी है, अभी तो वो उस पर काफ़ी बात ही नहीं हुई ज़्यादातर। ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर पाए जाएंगे, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन, याद है आपको। और ये इसके 4 हैं, अंदर सब भरे हुए हैं, ये दिमाग में आप रखिएगा कि पता लगे कि सर आपने नहीं बताया सब बनाना, ठीक। अभी 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये देखिए, ये न्यूक्लियस से, गौर से देखिएगा, ये न्यूक्लियस से कहाँ पे, यहाँ पे थर्ड सेल में है। और ये वाले न्यूक्लियस से कितने हैं, ये चौथे सेल में है, 4 सेल इसके बीच में आ गए, समझ में आया ना, क्लियर है। तो कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन सबके लिए क्या एक ही रूल थोड़ी है, ठीक है।
अब सिलिकॉन में रूल क्या, अब देखिए एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा क्या गया, वो पूछते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसकी बात कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर के बाद की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का रेशियो क्या होता है कंसंट्रेशन का, पूछते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का रेशियो क्या होगा। तो रेशियो क्या होता है, ये लगभग माय डियर 1000 की चेंजिंग होती है, या इसको बोल सकते हैं 10⁻3। तो क्या रेशियो हुआ, 10⁻3 to 1। इसका मतलब क्या हुआ माय डियर, गलत लिख गया ना, ठीक है। जर्मेनियम अपान सिलिकॉन, अब देखो मैंने भी मिस्टेक कर दिया, क्या होगा आपका, किसका होगा, जर्मेनियम अपान सिलिकॉन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब गलती मत होने दीजिए, दिल गलती कर बैठा रहे, ठीक है। तो ये जर्मेनियम है और ये सिलिकॉन है, इसका मतलब क्या है, एक ही टेम्परेचर मान लिया हमने हमने मान लिया 28 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना मान लिया हमने, 28 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया, ठीक है। बात क्लियर है। अब 28 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब आपका क्या हुआ, 298 केल्विन पे मान लिया, ठीक। उस पे अगर देखेंगे तो जो जर्मेनियम का कंसंट्रेशन होगा वो 1000 गुना ज्यादा होता है किससे, सिलिकॉन से। समझ गए क्वेश्चन, 10⁻3 to 1 का रेशियो, मतलब जर्मेनियम में 1000 गुना इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलता है सिलिकॉन के करस्पॉन्डिंग में, क्यों, क्योंकि वो थर्ड सेल में होता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए कम एनर्जी जरूरत पड़ती है। भाई जो जितना दूर होता है न्यूक्लियस से उसके लिए उसको छुड़ाना कम ही होता है। भाई इलेक्ट्रॉन बाहर सेल में मूव कर रहा है और वो न्यूक्लियस से चौथे सेल पे है जर्मेनियम में जो 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और सिलिकॉन में किस में, तीसरे सेल में। तो तीसरे सेल में निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आपका ई जो है वो किसकी जरूरत होगी, लार्ज रिक्वायर्ड होगी। और इसमें क्या होगी, इसमें ई क्या होगी जरूरत होगी, स्मॉल जरूरत होगी, कम जरूरत होगी। बात समझ आए। और जब एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ, ये टेम्परेचर क्या चाहिए होगा, टेम्परेचर भी लार्ज चाहिए होगा, और इसमें क्या चाहिए होगा, टेम्परेचर स्मॉल चाहिए होगा। अगर पूछा जाता है किसमें, अगर टेम्परेचर सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होल पेयर किसमें जनरेट होंगे, ईएचपी। भाई जब भी जनरेट होते हैं तो क्या, इलेक्ट्रॉन तो जनरेट नहीं होता, क्या जनरेट होगा, सेमीकंडक्टर में हमेशा क्या जनरेट होता है, ईएचपी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तभी सीख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन होल और क्या बोलते हैं, पेयर। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर किसमें सबसे पहले जनरेट होगा, तो आंसर होगा जर्मेनियम में। क्यों, क्योंकि एनर्जी कम जरूरत है, एनर्जी कम जरूरत है तो टेम्परेचर भी कम जरूरत है। बात क्लियर है, एनर्जी ज्यादा जरूरत है तो टेम्परेचर भी ज्यादा जरूरत है। समझिए मेरी बात। तो इसका मतलब आपका इसका बैंड गैप कितना है, ये भी क्वेश्चन है, बैंड गैप किसका ज्यादा क्यों होता है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का जो बैंड गैप आप पढ़ते हो, जो हमने बताया है, मेंशन किया है, वो कितना है सिलिकॉन का बैंड गैप, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ईजी, किसका, सिलिकॉन का। और इसका ईजी कितना है आपका, 0.72 है। बात समझ, क्यों कम और ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि सिलिकॉन का बैंड गैप इसलिए ज्यादा होता है, किस लिए ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो सेल उसके पास में थर्ड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जर्मेनियम में क्या होता है, जर्मेनियम में चौथे सेल में पाए जाते हैं, तो कम एनर्जी, कम टेम्परेचर, कम बैंड गैप, कम बैंड गैप पर ही 0.72 जैसे ही मिलेगा उसको बैंड गैप, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंडक्शन बैंड से बैलेंस में जाने लगेगा। तो सबसे पहले किसमें कंडक्शन शुरू होता है, सबसे पहले सिलिकॉन और जर्मेनियम का केस लिया जाएगा तो जर्मेनियम में शुरू होगा माय डियर, सिलिकॉन में बाद में चालू होगा, ठीक है। अब सिलिकॉन में जब 1000 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में निकल चुके होंगे, जर्मेनियम में 1000 इलेक्ट्रॉन जब जर्मेनियम में निकल चुके होंगे, तब सिलिकॉन में 1 इलेक्ट्रॉन कहीं निकलेगा, मतलब 1000 गुने का कंसंट्रेशन में अंतर। गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया, आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया, जेई में भी पूछा गया, आगे आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। सब क्वेश्चन नए थोड़ी होते हैं,
बहुत सारे क्वेश्चन पुराने होते हैं, लेकिन बिना अच्छे क्वेश्चन किए आप जेई नहीं बन सकते इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये तय बात है। क्लियर है? समझ में आया सभी को? हमने जो चीज़ें बताई क्या सभी लोगों को समझ में आई? ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, मैसेज, ऑडियो, वीडियो सभी मीडियम हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप, इसमें व्हाट्सअप भी साथ में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो नए लोग हैं उनके भी समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू आर टेकिंग ए कंटिन्यू क्लास यू आर थिंक एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज़ आपके समझ में आएगी। नहीं भी क्लास अगर किसी टाइम बस ले पाते हैं तो उसको उस दिन रिव्यू जरूर कर लीजिएगा क्लास को। ठीक है, तो अगला क्लास तभी समझ में आएगा जब पिछला क्लास आपका क्लियर होगा। ठीक है, ओके। देखिए कुछ गड़बड़ हो गया कनेक्शन में, कुछ हिला दिया क्या? ओके, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बोल दीजिए। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ों को आज प्रैक्टिकल बैकग्राउंड के लेवल पे आपको क्लियर किया है कि आपको कहीं पर भी इसमें समझने में दिक्कत नहीं हो कि सिलिकॉन का बैंड गैप ज़्यादा क्यों होता है, जर्मेनियम का क्यों कम होता है। इंट्रिंसिक कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन किस में पहले स्टार्ट होगा? पहले जर्मेनियम में स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि दे आर बिलोंग फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिलिकॉन में थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का गेम है केवल। समझ गए ना सभी लोग? ठीक है, किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकता है। ठीक है, कहें कोई डाउट हो तो एक बार जरूर बोलिए। ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो बोलिए ज़रूर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों। सर आपने ये बताया था। हेलो हाँ, माइक आपका सही नहीं है, माइक सही सर, करिए। ये बता दीजिए। हाँ बोलिए, अरे मैसेज सर टाइप। ये बता दीजिए जो हाँ, आपने बताया था ना कि एक ही मुझे। आपका माइक सही नहीं है, आप उसको सही से लगाइए और नहीं तो मैसेज कर दीजिए, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो कॉल से ऐड करके देखिए, शायद सही हो जाए। जो भी है जिस तरीके से बताइए क्या क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल के लिए टेम्परेचर। ठीक है, देखिए सर आपका है क्या, जो टेम्परेचर का केस है अलग अलग मटेरियल लिए अलग अलग टेम्परेचर होगा उसका। बट टेम्परेचर का केस तो सभी मटेरियल सेम होगा। यहाँ क्या है, टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं, बैंड गैप अलग अलग है। टेम्परेचर वेरी करेंगे तो सबके बैंड गैप अलग अलग है। बैंड गैप अलग अलग क्यों होते हैं उसका भी रीजन हमने बता दिया आपको। ठीक है, जो न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो न्यूक्लियस के पास में होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, बैंड गैप उसका ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन देगा। और जो न्यूक्लियस के पास दूर होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का है जो फ्री होता है, तो उस केस में टेम्परेचर एनर्जी ज़्यादा लगेगी। एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। जो दूर वाले में एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। टेम्परेचर क्या चाहिए होगा, कम चाहिए होगा। बैंड गैप उसका कम होगा। बैंड गैप क्या है, बैंड गैप कुछ नहीं, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बैंड गैप कहते हैं। वही तो बैंड गैप है हमारा। क्लियर है?
तो मतलब वो कौन एनर्जी देता है? टेम्परेचर देता है। कौन सी एनर्जी होती है? थर्मल एनर्जी होती है। बात कर चुके हैं पिछले क्लासेस में, ठीक है। तो यही टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, और किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बताइएगा, ठीक है। आज फिर क्लास ले लीजिए, कल कोई और दिक्कत हो क्लास में कल बोल लीजिएगा, ठीक। ध्यान से पढ़िएगा। अब क्या करना है, ये सब बहुत हार्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। क्लियर है? और क्या होता है, जब सब कुछ पॉइंट टू सब सही होगा, तभी आप एग्जाम के लायक बन पाते हो, तभी कुछ निकलेगा भी। अब क्या है हमारा, अब जो स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, वो थोड़ा सा समझने लायक है, ठीक है। एक मिनट। क्लियर है? तो आपका क्या है जो स्ट्रक्चर है हम लोगों का, जैसे हमने क्या लिखा है, अगले नोट में हम लोग आते हैं, क्या है, एन आई बराबर क्या लिखते हैं, एन जीरो लिख रहे हैं आप, ठीक है, और ई पावर क्या करते हैं, ई जी अपान 2 KT लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसका लॉग लें, अभी तो ये पावर सिंपल क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है। अगर हम इसका लॉग लें, लॉग लिया हमने, ठीक है, बेस ई लिया, और ये हमारा एन आई हो गया। लॉग हमने बेस ई लिया, और ये हमारा एन जीरो हो गया। माइनस में बेस ई टू बेस ई, मतलब ई जी अपान क्या हो जाएगा, 2 KT हो जाएगा। बात क्लियर है? ई जी अपान 2 KT हो गया, ई जी अपान 2 KT। अब ये क्या है, अगर इसको और थोड़ा सा पहले हिसाब से मैं लिख दूं, लॉग बेस ई एन आई, क्या कर सकते हैं, लॉग बेस ई एन जीरो प्लस में माइनस में ई जी अपान 2 K माइनस का, और इंटू 1/T लिख दें। बात क्लियर है? मतलब अब थोड़ा सा ध्यान और आपको देना है, ठीक है। क्या ध्यान देना है, इट इज ए वाई, इट इज ए सी, इट इज ए एम, और दिस इज योर एक्स, ठीक है। बात क्लियर है? ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, याद है आपको, दिस इज स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। समझ गए ना आपको? स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। स्लोप किसका है, नेगेटिव स्लोप है, समझ ना। अब इसको अगर आप बनाना चाहें, अगर इस लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो इस लाइन का जो ग्राफ होगा वो यूं आएगा आपका। बात क्लियर है? और इस एक्सेस पे क्या होगा, 1/T होगा, और इस एक्सेस पे क्या होगा, इस एक्सेस पे आप बोलेंगे तो इस एक्सेस पे लॉग एन आई, मतलब लागर्थमिक कंसंट्रेशन होगा। क्या होगा, लागर्थमिक कंसंट्रेशन होगा। कभी कभी कंपटीशन में एग्जाम में आ जाता है, लड़के कुछ कर ही नहीं पाते वहां पे, उनको कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है। इलाहाबाद जैसे ठगाई चल रही है एकदम सब जगह। तो ये जो है आपका लॉगरिथमिक कंसंट्रेशन, वर्टिकल एक्सेस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे 1/T, और इसका जो स्लोप होगा लाइन का, वो होगा ई जी अपान क्या, 2K। इसको बोलते हैं स्लोप, या प्रवणता बोलते हो आप। बात क्लियर है? समझ गए बात को? तो ये आपका स्लोप आ गया आपका, बात समझे ना। तो ये ग्राफ बन गया। कभी कभी ग्राफ ही खाली पूछते हैं आपका, क्योंकि आजकल क्या होता है, प्रिंटिंग तो करानी नहीं पड़ती। ऑनलाइन पेपर में कितने भी पेज हो जाए, 50 पेज से कोई पेपर छोटा होता ही नहीं है। पहले क्या होता है,
आपका 10 पेज के अंदर पूरा पेपर खत्म हो जाता था। ठीक है, तो लाइन जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, किधर आ रही माय डियर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। लाइन ऊपर से नीचे की ओर, लाइन टच कहाँ करेगी भाई, सी जो है आपका लाइन का टच करने का पॉइंट क्या, ये भाई ये इधर ही तो टच करेगी, ये एक तरीके से ये यहाँ टच करेगी, ये जो लाइन है आपकी ये टच करेगी, और ये जो लॉग आपका बेस ई जो n0 होगा वो आपका क्या होगा, ये यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक होगा यार, ये इंटरसेप्ट मतलब है, जो ऊपर से नीचे की लाइन आती है, दिस इज योर इंटरसेप्ट एरिया। क्लियर है, बाकी स्लोप 1/t का फंक्शन। क्लियर है, ये दिखा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या है आपका, लाइन घटते हुए भले दिख रही है लेकिन आपका क्या है, ये फंक्शन जो नीचे है वो x जो है वो डायरेक्ट x ना होके 1/x के फॉर्मेट है, 1/t की फॉर्मेट में। बात समझे। अब अगर यही चीज अगर आपको ध्यान से और समझना है, मान लेते हैं हमने क्या किया, हमने 3 लाइनें ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन हमने ये ड्रॉ की, ठीक है, एक लाइन हमने क्या की, ये ड्रॉ की। अब हमने आपसे पूछा कि ये भाई इस पे बोल दिया उसने ये लॉग है और ये ni है, बेस ई में ये ऊपर जा रहा, ये 1/t का ग्राफ पूछा। आपका ए किसको रिप्रेजेंट करती है, ओके, मतलब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, मतलब 3 लाइनें हैं, एक सिलिकॉन की है, एक जर्मेनियम की है और एक आपका गैलियम आर्सेनाइड की है। ठीक है, तो थोड़ा सोचने का मौका देते हैं आपको। ठीक है, बताइए कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ओके, एक बार बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हवा में मत बोलिएगा। ठीक है, विच लाइन रिप्रेजेंट्स द ए बी एंड सी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे आते हैं कंपटीशन में, जेई में आते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट तुम्हारे वही रहते हैं, सवाल छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ए को कौन रिप्रेजेंट करेगा, बी को कौन रिप्रेजेंट करेगा और सी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये बताएं सभी लोग। क्लियर है, ओके, आई एम वेटिंग हेयर। ठीक है, ए जर्मेनियम, बी सिलिकॉन, सी गैलियम आर्सेनाइड। गैप के अकॉर्डिंग ए जो है गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, सब लोग देखो बता रहे हैं, अपनी अपनी राय धर रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी राय सब लोग बता रहे हैं कि किसका क्या होगा, ए सिलिकॉन, बी गैलियम आर्सेनाइड, सी जर्मेनियम। ठीक है, देखिए ए सिलिकॉन लिखा, बी गैलियम लिखा, सी, ये हो ही नहीं सकता ऑप्शन, क्यों, क्योंकि एक सीक्वेंस होगा। बी सिलिकॉन, सी जर्मेनियम, ए गैलियम आर्सेनाइड। ओके, करिश्मा जी का आंसर है, राजन जी का है, संगीता जी, और सभी लोग दीजिए। सर स्लोप पर डिपेंड ठीक है, हमने कब मना किया स्लोप पे डिपेंड नहीं करता, हमने भी तो बोला स्लोप पे डिपेंड करता है, हमने तो बताया अभी आपको। चलो ठीक है, स्लोप तो ठीक है, तो इसका मान लिया जाए सबके आंसर सही है, क्योंकि सबने तो अलग अलग दिए आंसर। देयर आर मैनी आंसर्स, मैनी पर्सन्स, मैनी आंसर्स, मैनी रिजल्ट्स, somebody is success, somebody is unsuccess। ठीक है, जवाब एक होना चाहिए ना। चलो ठीक है, और मेहनत करिए सब लोग। ठीक है, अब देखिए आपको क्या चाहिए, चलो आपको हम बताते हैं।
मान लेते हैं हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे क्या कर ली, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ कर ली हमने। क्लियर है? इसका ये पॉइंट टच किया, इसका ये टच किया, ये इसका टच किया। अब स्लोप बताइए किसका ज्यादा है किसका कम है, उसी हिसाब से सब तय हो जाएगा। ठीक है? कभी बैंड गैप का प्रैक्टिकल किए हैं आपने कभी? ठीक है, तो बैंड गैप निकालने का तरीका भी यही होता है। क्या करते हैं, ग्राफ प्लाट करते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के लॉगरिथमिक 1/t में, और फिर बैंड गैप को यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो हम अब आपको थोड़ा सा बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग। स्लोप किसका ज्यादा है बताइए। देखिए ये एक्स हमने सभी के ले लिया, तो स्लोप क्या होता है, वाई अपान एक्स, या स्लोप जिसे बोलते हो, स्लोप जो होता है वो डी वाई अपान क्या होता है, डी एक्स होता है, या सिंपल डी वाई वाई जो भी है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सभी का हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, आपका एक्स सभी का कांस्टेंट है, वाई सबका वेरी कर रहा है। तो अगर आपका ए का देखेंगे, ए का भाई वाई वाला पार्ट ऊपर आता है, दिस इज योर वाई और दिस इज योर एक्स, एक्स सबका सेम है, तो वाई जिसका ज्यादा मतलब ए है, तो ए का क्या होगा, सबसे ज्यादा हुआ। स्लोप के मामले में अगर देखेंगे ए का सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका स्लोप बी, उसके बाद किसका आपका सी का। क्लियर है? स्लोप निकालना सीख गए। ठीक है, स्लोप जो है सबका, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट सबका सेम है, तो इसका मतलब जो जिसका वाई ज्यादा होगा वो होगा। तो अब जिसका स्लोप ज्यादा होगा, बैंड गैप क्या होता है, 2k इंटू स्लोप होता है। जो बैंड गैप होता है, जो ईजी आप बात करते हो, वो 2k इंटू क्या है, स्लोप है। या देख लो ये इस फार्मूले से, ये फार्मूला जो दिया हुआ है इससे देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंड गैप किसका ज्यादा होगा बताइए, बैंड गैप किसका है भाई, स्लोप जिसका ज्यादा उसका बैंड गैप, मतलब ये है ज्यादा वाला बैंड गैप, समझे ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये है गैलियम आर्सेनाइड के लिए, ये उसके बाद किसका है, सिलिकॉन के लिए, उसके बाद किसके लिए है, जर्मेनियम के लिए। ठीक है, तो ए जो है आपका क्या हुआ, जीएस, बी सिलिकॉन, और सी जो है वो जर्मेनियम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा पानी दीजिए। क्लियर है? अब सभी लोग ध्यान से समझो जो मैंने बताया, ध्यान से निकाल दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? ए गैलियम आर्सेनाइड, बी सिलिकॉन, सी जर्मेनियम, बस 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 बेटा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोले। समझ में आया सभी को? क्लियर है? ठीक है, कुछ लोग नए लोग हैं, रश्मि जी आपको समझ में आ रहा है सब कि नहीं आ रहा है? यू आर माई न्यू स्टूडेंट ऑफ ऑनलाइन। ठीक है, एंड ऑल्सो मच मोर आर कमिंग। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्लियर है? तो आई होप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी, समझ गया ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं फार्मूलों को लेकर, और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको बहुत सारी दिक्कत होती रहेगी। और जिस दिन मैंने आपको सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिए, कहीं कोई आपको कॉन्सेप्ट की लैग नहीं होगी, आपका सिलेक्शन एकदम श्योर होगा। बात क्लियर है? इसलिए ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ते रहिए। जो भी लेक्चर्स मेरे हैं उनको, सारे लेक्चर्स को, पहला तो काम ये होना चाहिए, जो लेक्चर्स पूरा पढ़ें उसको आपका दोबारा पढ़ें, उसको पूरा राइट करें कॉपी पे। ठीक है, देख लीजिए
कि मैंने कुछ बोला है, कुछ रह तो नहीं गया है। बोलने वाला भी लिखे। मेरे बारे में तो लोग यही बोलते हैं, अगर उनके ऑफलाइन क्लासेस में आप बैठे रहेंगे और खाली सुनते रहे तो सिलेक्शन हो जाता है। वाकई में बहुत सारे लोगों को हुआ है। ठीक है, तो इसलिए एक एक बात को ध्यान से समझिए। क्लियर है? तो ये हमने कुछ रिलेशनशिप बताए। अब आपका काम है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ के निकालना। ठीक है, आपकी जो भी बुक्स हमने बताई हैं उन सारी बुक्स में देखिए, जेबी गुप्ता हुआ, आईएएस हुआ, गेट हुआ, इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ। ठीक है, बात क्लियर है? यूपीपीसीएल हुआ, यूपी आर्मी हुआ, तो ये तो स्टेट लेवल एग्जाम। आप नेशनल से शुरुआत करिए, आईएएस से, गेट से, मतलब मैं आपकी सारी क्वेरीज को दूर करूंगा। ठीक है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं ऑनलाइन लोग गेट वाले और वो सब कैसे सब लोग पढ़ा रहे हैं बेकार करके कुल मिला के। ठीक है, जेई वेई वाले आप देख ही रहे हो क्या उनकी हालत है। वो खुद ही कुछ नहीं कर पाया, वो आगे क्या करेंगे। ठीक है, तो उनसे बच के रहिएगा। ठीक है, और ध्यान से समझिए। और कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है, ओके। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए एक बार।